हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। अभी का जो हमारा सेशन है उसमें हम प्रोक्यूरमेंट पे बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी सामने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रोक्यूरमेंट का मतलब है अधिप्राप्ति। अधिप्राप्ति अर्थात खरीद। तो प्रोक्यूरमेंट को समझना हमारे लिए आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है। चूँकि हमारा जो वर्क होता है वो पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो बिहार फाइनेंस रूल 2005 के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि जो प्रोक्यूरमेंट की प्रक्रियाएं हैं वो कैसे हैं, इन सबको समझा जाए। तो हमें प्रोक्यूरमेंट कैसे करना है इसका गाइडलाइन बिहार फाइनेंस रूल से मिलेगा। तो जब हम प्रोक्यूरमेंट की बात करते हैं तो इसमें दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स आता है और दूसरा आता है प्रोक्यूरमेंट ऑफ सर्विसेज। तो बिहार फाइनेंस रूल में हमारा रूल नंबर 125 से लेकर रूल नंबर 131 टी तक ये बताता है कि एक कि गुड्स का प्रोक्यूरमेंट कैसे होना चाहिए। गुड्स अर्थात सामग्रियों का प्रोक्यूरमेंट कैसे होना चाहिए। और रूल नंबर 131 यू से लेकर के 131 जेड एच तक बताता है कि सेवाओं का प्रोक्यूरमेंट कैसे होना चाहिए। तो सबसे पहले हम सामग्रियों के प्रोक्यूरमेंट के बारे में, सामग्रियों की अधिप्राप्ति के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम ये जान लें कि बिहार फाइनेंस रूल का रूल नंबर 124 क्या कहता है। रूल नंबर 124 कहता है कि ये जो प्रोक्यूरमेंट का जो नियम है वो सभी मिनिस्ट्रीज, सभी डिपार्टमेंट के ऊपर लागू होता है, जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, जो पब्लिक इंटरेस्ट में परचेज करती हैं, पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, उनके ऊपर ये लागू होता है और उन सबको इसके अधीन रहकर ही प्रोक्यूरमेंट करना होता है। तो जैसा कि हमने अभी बताया कि प्रोक्यूरमेंट में सबसे पहले हम प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स पढ़ेंगे, इसके बाद सर्विसेज पे जाएंगे। तो प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि गुड्स क्या है। तो बिहार फाइनेंस रूल के नियम 125 के अंतर्गत जो दिया गया है कि सामग्री क्या है अर्थात गुड्स क्या है, तो इसमें दिया हुआ है कि ऑल आर्टिकल्स मटेरियल कमोडिटीज लाइव स्टॉक फर्नीचर फिक्सचर रॉ मटेरियल स्पेयर इंस्ट्रूमेंट मशीनरी इक्विपमेंट इंडस्ट्रियल प्लांट ईटीसी परचेज्ड और अदरवाइज एक्वायर्ड फॉर द यूज ऑफ गवर्नमेंट बट एक्सक्लूड्स बुक्स पब्लिकेशन पीरियोडिकल्स ईटीसी फॉर अ लाइब्रेरी। अर्थात कि सरकार के अन्यथा उपयोग के लिए
अधिग्रहण की गई या खरीदी गई सभी प्रकार की वस्तुएं, सामान, पशुधन, उपस्कर, कच्चा माल, अतिरिक्त पुर्जे, उपकरण, मशीन, यंत्र, औद्योगिक संयंत्र आदि, परंतु पुस्तकालय हेतु पुस्तक प्रकाशन, पत्रिकाएं आदि शामिल नहीं है। तो ये हुआ रूल नंबर 125, जो कि बताता है कि सामग्री क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे नियम 126 है, जो कि लोक क्रय के मूल सिद्धांतों के बारे में बताता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक बाइंग, अर्थात लोक क्रय के मूल सिद्धांतों के बारे में बताता है। एवरी अथॉरिटी delegated with the financial powers of procuring goods in public interest shall have the responsibility and accountability to bring efficiency, economy, transparency in matters relating to public procurement and for fair and equitable treatment of suppliers and promotion of competition in public procurement। अर्थात सभी पदाधिकारी जिन्हें लोकहित में सामग्रियों की खरीद के लिए वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिन्हें अधिप्राप्ति के संबंध में दक्षता प्राप्त है, उन्हें अपनी विवेक के द्वारा पारदर्शिता इसमें लाना होगा एवं खरीदारी इस प्रकार से करना होगा कि जिसमें अधिक से अधिक पारदर्शिता हो, निष्पक्ष हो एवं प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तभी तो कम रेट पे अच्छा सामान मिल पाएगा। अदरवाइज जहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं होती है वहाँ पे मोनोपोली हो जाता है। द प्रोसीजर टू बी followed in making public procurement must conform to the following yardstick। सार्वजनिक अधिप्राप्ति हेतु इन मापदंडों को उन्हें पूर्ण करना आवश्यक है। जब हम परचेज कर रहे होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। द स्पेसिफिकेशन इन टर्म ऑफ क्वालिटी, टाइप, etc एज ऑल्सो क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोक्यूर्ड shall be clearly spelled out, keeping in view the specific needs of the procuring organization. The specifications so worked out should meet the basic needs of the organization without including superfluous and non-essential features which may result in unwarranted expenditure. Care should be taken to avoid purchasing quantities in excess of requirement to avoid inventory carrying cost। अर्थात अधिप्राप्ति करने वाले संगठन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही अधिप्राप्ति की जानी चाहिए तथा सामग्रियों की मात्रा के साथ साथ उनकी गुणवत्ता, प्रकार एवं उनके विशिष्टता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए तथा इन सब बातों के साथ साथ ये भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा की खरीदारी न हो। इससे व्यय बढ़ जाता है और इतना कम भी ना परचेज किया जाए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए परचेज हो रहा है उसका आवश्यकता ही ना पूरा हो पाए। तो सोच समझकर इस क्वांटिटी में परचेज होना चाहिए जिससे कि आवश्यकता भी पूर्ति हो जाए और ज़्यादा और बचे भी नहीं, और साथ ही साथ उसका क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम
अधिक मात्रा में परचेज कर लेते हैं तो इन्वेंट्री को रखना पड़ता है, इससे इन्वेंट्री कॉस्ट भी हमारा बढ़ जाता है। इन्वेंट्री को रखने में जो कॉस्ट आता है वो भी बढ़ जाता है। ऑफर शुड बी इन्वाइटेड फॉलोइंग अ फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल प्रोसीजर। प्रस्ताव जो है उचित, पारदर्शी एवं युक्ति संगत प्रक्रिया से आमंत्रित किए जाने चाहिए। द प्रोक्यूरिंग अथॉरिटी शुड बी सेटिस्फाइड दैट द सेलेक्टेड ऑफर एडिक्वेटली मीट द रिक्वायरमेंट इन ऑल एस्पेक्ट। अब अधिप्राप्ति करने वाले प्राधिकार को इस बात से संतुष्ट हो लेने चाहिए कि जो हम प्रस्ताव चयन कर रहे हैं वो पूरी तरह से हमारी आवश्यकता को पूर्ण करती है। द प्रोक्यूरिंग अथॉरिटी शुड satisfy itself that the price of the selected offer is reasonable and consistent with the quality required। अधिप्राप्ति करने वाले प्राधिकारी को ये भी संतुष्ट होना चाहिए, ये भी जांच कर लेना चाहिए कि जो हमने प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया है, जिसका हमने चयन किया है, उसका कीमत आवश्यकता एवं गुणवत्ता के अनुसार ही है, उससे ज़्यादा नहीं है। एट ईच स्टेज ऑफ प्रोक्यूरमेंट द कंसर्न प्रोक्यूरिंग अथॉरिटी मस्ट प्लेस ऑन रिकॉर्ड इन प्रिसाइज टर्म द कंसिडरेशन विच वेस्ट विथ इट वाइल टेकिंग द प्रोक्यूरमेंट डिसीजन। अधिप्राप्ति के प्रत्येक स्तर पर संबंधित जो अधिकारी हैं उन्हें अधिप्राप्ति का निर्णय लेते समय जिस आधार पे उन्होंने यह निर्णय लिया है, प्रोक्यूरमेंट का जो निर्णय लिया है कि यहाँ से ही परचेज होना चाहिए, ये इससे ही परचेज होना चाहिए, उनका लिखित होना आवश्यक है।